देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर रविश की राय। आइए जानते हैं क्या लिख रहे हैं। रविश कुमार लिखते हैं, पूर्ण विजय तो दूर, जीत आधी भी नहीं हुई है और आसमान से कराई जा रही है पुष्प वर्षा। कोविड-19 के कारण पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौतें हुई हैं। इससे पहले 24 घंटे में इतनी मौतें नहीं हुई। संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या 1300 से अधिक हो चुकी है। क्या ये हर्ष और उल्लास का समय है कि हम आसमान से पुष्प वर्षा करें, और वो भी सेना को आगे करके, ताकि सेना के नाम पर सारे सवाल देशद्रोही बताए जाने लगे। तालाबंदी के दौरान हमें ऐसा क्या हासिल कर लिया जिसके लिए हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या धीमी गति से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ तो रही है, लेकिन क्या वाकई गति इतनी धीमी है कि हम पुष्प वर्षा करने लग जाएं? 3 मई की सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन के अनुसार संक्रमित मरीजों की संख्या 49,980 हो चुकी थी। 24 घंटे में 2,644 मामले सामने आए हैं। जाहिर है शाम के समय ये संख्या 40,000 के पार भी कर जाएगी। अगर 10 दिन में डबल होने का औसत ही देखें तो 13 मई तक हम 80,000 के आसपास होंगे। क्या इसे हम कामयाबी कहेंगे? इस बार डॉक्टर और हेल्थ स्टाफ के नाम पर यह सब किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हेल्थ स्टाफ को सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। अलग से नहीं बताया जाता है कि देश भर में कितने हेल्थ स्टाफ संक्रमित हैं। जिस अस्पताल के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है, उसके भीतर बैठा डॉक्टर या नर्स क्या बिल्कुल इस सच्चाई को नहीं देख पाएंगे? IT सेल की ताकत पर हर प्रश्नों को किनारे लगा देने से प्रश्न मर नहीं जाते। क्या ये प्रश्न नहीं है कि इस वक्त पुष्प वर्षा की ज़रूरत ही क्या थी? उस दिन हम पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मुझे पता है IT सेल लगाकर प्रोपोगेंडा होगा कि सेना का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये सेना का विरोध नहीं है। सेना कभी भी आधी अधूरी लड़ाई के बीच पुष्प वर्षा नहीं करती है। वो सलामी देती है संपूर्ण विजय की प्राप्ति के बाद। आप इस प्रश्न को अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखिए। छोटे दुकानदारों से लेकर मध्य वर्ग परेशान है। किसी का धंधा चौपट हो गया तो किसी की नौकरी चली गई। हर सरकारी कर्मचारी से नए बनाए गए PM केयर फंड में पैसा लिया गया। सांसदों की सैलरी काटी गई, इसलिए ना कि कोविड-19 से लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो फिर बीच लड़ाई में पुष्प वर्षा पर कैसे लुटाने का क्या मतलब है? सेना की मदद लेनी ही थी, और जब ये जहाज़ उड़े ही थे तो इनसे कुछ मज़दूरों को उनके जिलों तक पहुंचाया जा सकता था। लेकिन फूल बरसाएं ताकि न्यूज़ चैनलों के लिए हर रविवार को प्रोपेगेंडा की सामग्री मिल सके और सवाल उठाने वाले को सेना विरोधी बताकर डिबेट की दिशा मोड़ी जा सके और सरकार को जवाबदेही से बचाया जा सके। लेकिन मोदी समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई इससे कुछ हासिल हुआ है। शुक्रवार के दिन सुबह से दिल्ली में चर्चा थी कि कोई बड़ी खबर होने वाली है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सेना के तीनों प्रमुख के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पुष्प वर्षा की योजना के बारे में जानकारी दी गई। क्या ये जानकारी एक ट्वीट और एक राज्य मंत्री नहीं दी जा सकती थी? क्या इतनी बड़ी खबर थी कि इसके लिए सेना के तीनों प्रमुख के साथ चीफ डिफेंस स्टाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? अगर 2018 में मेरठ में कांवरियों पर पुष्प वर्षा हुई थी, मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पुष्प वर्षा की थी। उस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स की खबर छपी है। ये खबर दूसरी जगहों पर भी है। यूपी सरकार ने कांवरियों के 2 रूट पर पुष्प वर्षा के लिए 14 लाख रुपए से अधिक की राशि की मंजूरी की थी। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि देश भर में पुष्प वर्षा पर आज सरकार ने कितना खर्च कर दिया होगा। अगर पैसे की कमी नहीं है तो फिर पूछ लीजिएगा कि जब नौकरियां क्यों जा रही है, सैलरियां क्यों कट रही है और EMI क्यों नहीं भर पा रहे हैं। आगे फिर से रविश कुमार ने लिखा है, केरल में 92 दिनों में कोविड-19 के 495 मरीज ही, जबकि गुजरात में 44 दिन में 5,000 संख्या पार। हिंदू अखबार ने राज्यों के आंकड़ों के लिए एक ग्राफ बनाया है। अब प्रत्येक राज्य पर क्लिक करते ही पता चल जाता है कि राज्य में कोविड-19 का पहला केस किस तारीख को आया और उसके बाद अभी कितनी संख्या है, यानी कितने कम समय में किस राज्य में मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। उड़ीसा में 16 मार्च को पहला केस आया। अभी वहां पर कुल केस की संख्या 157 ही है। 47 दिनों में उड़ीसा में 157 केस है। इसे शानदार रिकॉर्ड कहा जाना चाहिए। केरल का रिकॉर्ड और भी शानदार है। पहला केस 31 जनवरी को दर्ज हुआ था। 92 दिनों में केरल में संक्रमित मरीजों की संख्या 495 ही पहुंची है।
मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है। यहाँ पहला केस 21 मार्च को रिपोर्ट हुआ था, लेकिन मात्र 49 दिनों में ये संक्रमित मरीजों की संख्या 2788 हो गई। मध्य प्रदेश से बहुत पहले राजस्थान में पहला केस 3 मार्च को रिपोर्ट हुआ था, लेकिन 61 दिनों के बाद यहाँ संक्रमित मरीजों की संख्या 2772 हो चुकी है। दिल्ली में पहला केस 2 मार्च को रिपोर्ट हुआ था। 62 दिन लगे दिल्ली को 3883 पर पहुँचने में। गुजरात में पहला केस 20 मार्च को रिपोर्ट हुआ था। 44 दिन में ही गुजरात में संक्रमित मरीजों की संख्या 5054 हो गई है। अगर आप पहले केस के दिन से ताज़ा आंकड़ा देखेंगे तो पता चलेगा कि गुजरात में कितनी तेज़ी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये राज्य टेस्ट कराने के मामले में काफ़ी पीछे है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5000 टेस्ट हर दिन किए जाने की खबर आती रही है। गुजरात के 5054 मामलों में से 3583 मामले केवल अहमदाबाद ज़िले के हैं। विगत 24 घंटे में अहमदाबाद में 250 और पूरे गुजरात में 333 मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में शनिवार को 20 लोगों की मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में 10 मार्च को पहला केस रिपोर्ट हुआ था। अब वहां पर 12,296 से अधिक मामले दर्ज किए हुए हैं। 54 दिनों के भीतर ही इस राज्य में 12,000 से अधिक मामले हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार शनिवार को 2411 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक किसी भी एक दिन में सबसे अधिक संख्या है। देश भर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 37,000 से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने सैंपल टेस्ट की संख्या 10 लाख से अधिक पार कर ली है। इस वक्त हर दिन करीब 7,500 सैंपल टेस्ट हो रहे हैं। नोट: संख्या लगातार बदल रही है, इस बात का ध्यान रखें। आगे फिर से रवीश कुमार ने लिखा है, लालू प्रसाद ने कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त ट्रेनें चलाईं। पीयूष गोयल ने किराया लेकर घर पहुंचाया। 2008 में बिहार में कोसी बाढ़ आई थी। उस समय रेल मंत्री लालू प्रसाद थे। उन्होंने कोसी के बाढ़ पीड़ितों के लिए 6 ट्रेन मुफ्त में चलवाई थी। आज पूर्णिया बनमखी सहरसा पटना के बीच 4 ट्रेनें और समस्तीपुर से सहरसा के बीच 2 ट्रेन। बाढ़ ने सबको आर्थिक रूप से उजाड़ दिया था, इसलिए लालू प्रसाद ने मुफ्त में ये ट्रेनें चलवाई थी। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर की प्रति लगा रहा हूँ। इस खबर में ये जानकारी अंतिम पैराग्राफ है। आज की मोदी सरकार होती तो खबर लिखने वाले इसी बात से शुरू करता कि सरकार मुफ्त में लोगों को घर पहुँचाएगी। उस वक्त ज़माना दूसरा था। तो ये पहले छपी है कि लालू प्रसाद ने टीवी के किसी शो से मिला 1 करोड़ रुपया बाढ़ पीड़ितों के लिए दान कर दिया है। 1 मई को जब ये खबर आई कि गृह मंत्रालय ने मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल चलाने का फैसला हुआ है, ये खबर ना तो बताई गई और ना किसी ने जानने का प्रयास किया कि श्रमिक स्पेशल में मुफ्त यात्रा होगी या मजदूरों से किराया लिया जाएगा। ना ही पत्रकारों ने गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में किराए की लिखी हुई बात पर जोर दिया। गृह मंत्रालय ने जिस नोटिफिकेशन में ऐलान किया था कि श्रमिक स्पेशल चलेगी, उसमें लिखा था कि रेलवे पैसा लेगी। रेलवे गाइडलाइन तय करेगी कि टिकटों की बिक्री कैसे होगी। रेलवे के प्रवक्ता ने संवाददाताओं को मैसेज किया था कि मजदूरों का किराया राज्य सरकार देगी। रेलवे यात्रियों से कोई किराया नहीं लेगी क्योंकि उसके लिए काउंटर खोलना पड़ेगा। लेकिन द हिंदू की खबर बताती है कि रेल बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार श्रमिक स्पेशल के मजदूर यात्रियों 50 रुपये अतिरिक्त भाड़ा लिया जाएगा। स्लीपर क्लास का किराया लेने की बात कही गई। इसके अलावा 30 रुपये सुपर फास्ट चार्ज और 20 रुपये अतिरिक्त, यानी कि कुल 50 रुपये। मनीष पानवाला की रिपोर्ट है कि सूरत से उड़ीसा के ब्रह्मपुरी स्टेशन के लिए श्रमिक स्पेशल चली है। उसके लिए जब उन्हें पता चला कि 710 रुपये किराए लगेंगे तो मजदूर रिश्तेदारों और दोस्तों से मदद मांगने लग गए। केरल से भी इसी तरह की खबर आई है। आपने बसों के परमिट दिए जाने की खबर सुनी होगी। बहुत से मजदूरों ने 4,000 से 5,000 रुपये देकर बस यात्रा की है। एक परिवार पर 15 से 20,000 का अतिरिक्त बोझ पड़ा होगा। IT सेल ही एकमात्र राजनीति जमात है जो जनमत बनाता है। आप सभी IT सेल के लोगों से गुजारिश करें कि IT सेल मजदूरों के हित के लिए लड़े या फिर लालू प्रसाद के खिलाफ ट्रेन कराएं कि उन्होंने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुफ्त में ट्रेन चलाकर रेलवे का नुकसान कर दिया। पीयूष गोयल के पक्ष में ट्रेन कराएं कि वो आर्थिक रूप से टूट चुके हैं। मजदूरों से किराया लेकर रेलवे का फ़ायदा कराया है। गोयल की मानवता लालू प्रसाद की मानवता से महान है। सरकार दयावान महान है लेकिन किराया लेकर ट्रेन चलाती है। खबरें ऐसी छपती है जैसे मुफ्त में कृपा बरसाई गई है। नोट:
2013 के बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर का स्क्रीनशॉट है। खबर 2008 की है, लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में 2013 लिखा है। वैसे इस खबर को सर्च करेंगे तो 2008 की डेटा लाइन से कई जगह पर मिलेगी। और 2 मई 2020 की हिंदू अखबार की खबर का स्क्रीनशॉट है। हमने आउटलुक की खबर की क्लिपिंग भी लगाई है जो 2008 की खबर की है। कुछ तथ्यों में संशोधन किया है और बाद में जोड़े भी गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।